वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं। एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। मेरा नाम है इरशाद और मैं आपके सामने इस वक्त एक बहुत ही समझदार और इकोनॉमी को समझने वाले शख्स के साथ बैठा हुआ हूँ। उनका नाम है बासित अली साहब और मेरे इंसिस्ट करने पर इन्होंने एक मुझे बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं इकोनॉमी के लिहाज से। तो अभी जो सिनेरियो चल रहा है हमारा, अभी आपने टाइटल में देख ही लिया होगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की अभी रिसेंट क्या वैल्यू है, किस तरह पाकिस्तान ग्रो कर रहा है, किस तरह अपकमिंग डेज़ में हमारे चांसेस हैं कि हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सकेंगे। तो उस हवाले से ये व्लॉग है। तो आइए इनसे पूछते हैं कि हम अपनी इकोनॉमी को अभी कहाँ देख रहे हैं और आगे इन फ्यूचर कहाँ देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने मुझे मौका दिया मुल्क की हालात के ऊपर बात करने पे, मुआशी तौर पे, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ही क्राइसिस में जा रहा है और मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो मेरा नॉलेज है, जो अपनी मेरी एक राय है, उसका इज़हार कर सकूँ और अच्छा फ़ीडबैक दे सकूँ। थैंक यू सो मच बासित भाई। मुझे आपसे इस वक्त ये सवाल करना है कि आप हमारे ऑडियंस को बताएं कि पाकिस्तान की अभी जो इकोनॉमी है अभी आपको किस जगह पे नज़र आ रही है, किस जगह पे वो इस वक्त स्टैंड करती है और अपकमिंग डेज़ में इंशाल्लाह उसके क्या चांसेस हैं। देखिए, हम एक मुसलमान होने के नाते, हम और एक पाकिस्तानी होने के नाते उम्मीद तो हम यही करते हैं कि इंशाल्लाह स्टेबिलिटी आएगी, बेहतरी आएगी। लेकिन जिस तरह हालात नज़र आ रहे हैं और डॉलर तो बहुत ही ज़्यादा पिक पे पहुँच चुका है, यूरो इस वक्त अपनी बहुत ही अपने हिस्ट्री पे पिक पे मौजूद है, 300 के करीब है। पेट्रोल आप जानते ही हैं 292 के करीब है पेट्रोल है। तो अब हालात जिस तरह चल रहे हैं, तो अब ये लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हम अपने पाकिस्तान को किस तरह देख रहे हैं और किस तरह की उम्मीदें लगा रहे हैं कि भाई अपकमिंग डेज़ में हमारे लिए क्या बेहतरी आने वाली है। तो आइए इनसे जानते हैं। बासित भाई बताएं कि इकोनॉमी किस तरह बेहतर होगी और अभी हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। देखिए इरशाद, एज़ अ मुस्लिम हमारा जो एक ईमान है कि हमें उम्मीद अच्छी की रखनी चाहिए और हमारी दुआ है, हमारी विश है कि अल्लाह करे पाकिस्तान आगे बढ़े। बहुत ही क्राइसिस में इस वक्त हमारा मुल्क जा रहा है। डॉलर इंतहाई एक पीक पे है, बहुत ही हाई रेट है उसका और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो हमारे मुल्क की मुआशी हालत है, उसके साथ हमारे जो अनसर्टेनिटी है, हमारे मुल्क में इस्तेकाम नहीं है मुआशी तौर पे और सियासी तौर पे। जब तक आपके मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं होता, आपकी मईशत कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। और मईशत, आपको पता है पाकिस्तान के रिज़र्व डे बाई डे कम होते जा रहे हैं, एक्सपोर्ट्स हमारी कम होती जा रही हैं, रेमिटेंस हमारे कम होते जा रहे हैं और ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान एक हर लिहाज से बहुत ही पीछे की तरफ जा रहा है। उसमें बहुत से किरदार हैं, एक सियासी किरदार भी बहुत है और बहुत से लोग हैं जो माफियाज़ हैं हमारे मुल्क के अंदर, जो कि शायद हमारे मुल्क को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। रिज़र्व्स कितने हैं आप बताएंगे पाकिस्तान के पास इस वक्त? इस वक्त पाकिस्तान के रिज़र्व $8 के करीब हैं, जिसमें $3 अरब आपके IMF के हैं, 2 अरब चाइना के हैं, 2 अरब UAE के हैं, तो जो कि हम यूज़ नहीं कर सकते, आपके हैं रिज़र्व में। और आपके अपने एक अरब डॉलर के करीब के रिज़र्व है। और इसी तरीके से आपके बराबर के आप बांग्लादेश को देख लें, आपको वो 36-37 अरब डॉलर के रिज़र्व पे खड़ा है। और इंडिया के साथ तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते, वो तो $536 पे खड़ा है। तो उसकी वजह यही है कि आप के मुल्क के अंदर करप्शन और स्मगलिंग हद से ज़्यादा बढ़ी हुई है। जब तक आप इसके ऊपर कंट्रोल नहीं करते, आप आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा, ये बताएं बासित साहब, अभी जो रिसेंटली हमने IMF के साथ डील की है, उस पे हमारे पास जो अभी डॉलर्स आए हैं, और उस डॉलर से मैं ये समझ रहा था एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से कि शायद डॉलर में अब स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन वो स्टेबिलिटी नहीं आई। उसकी क्या वजह है? स्टेबिलिटी आपके मुल्क में जब आएगी जब इस्तेकाम होगा और सुकून होगा और कोई इन्वेस्टर हैं, बाहर के ममालिक हैं, वो आपके मुल्क में इन्वेस्ट करेंगे तो ही स्टेबिलिटी आएगी, जो कि कोई भी मुल्क इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। यहाँ तक कि आपके अपने जो नौजवान हैं पाकिस्तान के, वो इस वक्त देख रहे हैं 8,000 के करीब डेली बेसिस पे पासपोर्ट बन रहे हैं, जो कि
आपकी नौजवान नस्ल मुल्क से बाहर जाना चाहती है, उसकी वजह ये है कि उसको यहाँ पर फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है। अब आपकी नौजवान नस्ल ही असल में कौम का सरमाया होते हैं। जब वो पढ़ा लिखा तबका जो मुल्क से बाहर जा रहा है, तो कैसे आप दूसरे से एक्सपेक्ट करेंगे कि बाहर के मुल्क आके आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करे। अच्छा ये बताएं कि अभी जिस तरह हुकूमत हमारी जो पीडीएम की थी वो ख़त्म हुई है और अगस्त में निगरां वज़ीर आज़म ने जो है वो हल्फ भी ले लिया है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि अब आफ्टर 3 मंथ क्या आपको ऐसा लगता है कि इलेक्शन नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर आपको? देखिए, अगर आप इसमें राय की तो बात ही नहीं होती, ये बात है पाकिस्तान के आइन की। अगर पाकिस्तान के आइन की आप बात करते हैं तो आइन यही कहता है कि 90 दिन के अंदर हर हाल में इलेक्शन होना ज़रूरी है। तो इसमें तो दो राय नहीं है। अगर आप इलेक्शन को आगे ले जाना चाहते हैं तो इससे आपकी मईशत मज़ीद डूबेगी, मज़ीद बर्बादी होगी। पहले ही पाकिस्तान इंतहाई नाजुक दौर से गुज़र रहा है। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जिस तरह अगस्त में निगरां हुकूमत ने हल्फ लिया, तो उस हिसाब से तो ये नवंबर में हमारे पास इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन अभी तक तो इलेक्शन की जो है अनाउंसमेंट तक नहीं हुई है। तो आपको क्या लगता है कि अपकमिंग डेज़ में कब हो सकते हैं इलेक्शन पाकिस्तान में? क्योंकि जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, नई हुकूमत नहीं आएगी, तो डेफिनेटली बहुत सारी बातें हमारे सामने अभी आवाज़ें आ रही हैं कि बहुत से ऐसे फ़ॉरनर हमारे पाकिस्तानी हैं जो पैसे भेजेंगे, तो उससे थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी। कोई कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो नए हुकूमत पे हम इन्वेस्ट करेंगे तो स्टेबिलिटी आ सकती है। तो आपको क्या लगता है कि अगर अनाउंसमेंट हो जाती है तो क्या ये दिसंबर जनवरी में इलेक्शन आपको नज़र आ रहे हैं होते हुए? मुझे तो मैंने आपसे पहले ही कहा है कि इलेक्शन आइन की रूह से देखा जाए तो हर हाल में 90 दिन में होना चाहिए। और ये जो हमारे आइन को बचाने के लिए जो हमारे इदारे हैं, उनका काम बनता है कि वो इस पे अमल दरामद करवाएं। क्योंकि अगर आपका मुल्क इस वक्त जो आइन है, आप इस वक्त आपके आइन की 50वीं सालगिरह है, तो उसके मौके पे आप एक यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि गोल्डन जुबली पे आपने उसको क्या मैसेज दिया कि आइन की खिलाफ वर्जियाँ दिन ब दिन हो रही हैं, किसी अदालती हुक्म पे अमल नहीं हो रहा है, आपके अदालती जो अहकामात हैं वो हवा में उड़ाए जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में इलेक्शन, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा कि इलेक्शन होंगे, लेकिन होने चाहिए। ये आइनी तकाज़ा भी है और हमारा मुआशी तकाज़ा भी यही है कि इलेक्शन होने चाहिए। तो आपने ओवरऑल व्यू देखा। अब ज़रा एक सवाल ये पूछते हैं कि डिजिटल सेंसस जो अभी लास्ट टाइम हमारे अप्रैल में हुए और दोबारा एक हमारी रिक्वेस्ट पे हुए, काफ़ी हल्के वालों ने भी इस पे वो किया, तो अब डिजिटल सेंसस हो चुके हैं, तो आपको क्या ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जब ये इलेक्शन अनाउंस होते हैं तो नए हल्का बंदी होंगे, कुछ नए हल्के शामिल होंगे, कुछ नई सीट्स आएंगी, कैसा आप इसके बारे में थोड़ा बताएँ? हल्का बंदियाँ तो होती रहती हैं। दूसरे जो इलेक्शन, ये काम इलेक्शन कमीशन का होता है कि उसने क्या करना है, किस टाइम पे करना है। इलेक्शन कमीशन का सिर्फ एक ही काम है हमारे मुल्क के अंदर, वो है 90 या 60 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवाना। और इलेक्शन कमीशन, ये तो एक, अगर मैं एक बात करूं तो एक बदनीयती पे फ़ैसला नज़र आता है कि एक हुकूमत जो कि जा रही थी, जिसको पता भी था कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, और इलेक्शन से कुछ ही दिन पहले, 2-4 दिन, 1 हफ़्ता पहले उसने ये अनाउंस कर दिया कि नई हल्का बंदियाँ होगी। तो ये बदनीयती पे एक फ़ैसला है और कुछ नहीं है। क्योंकि ये दूसरे जो भी हल्का बंदियों के काम हैं, ये पहले भी हो सकते हैं और बाद में भी हो सकते हैं। पहले भी हिस्ट्री के अंदर ऐसा होता रहा है कि पुरानी मर्दमशुमारी के ऊपर इलेक्शन हुए हैं, तो अब भी हो सकते हैं। और इलेक्शन ही वाहिद हल है अपने मुल्क को, अपनी रियासत को बचाने का। ठीक है। अच्छा, अब दोबारा हम एक बहुत शॉर्टकट पे एक मुद्दे की बात करते हैं। हमें ये बताएं कि पाकिस्तान में हम इस वक्त डॉलर की जो पीक देख रहे हैं, इस पीक को कैसे डाउन कर सकते हैं, और ये जो हमारी करेंसी की जो डीवैल्यूएशन है उसको हम कैसे दोबारा अपने नॉर्मल मकाम पे ला सकते हैं? इसके लिए सबसे बड़ी चीज़, आपको करप्शन को रोकना होगा। नंबर 1 करप्शन हो गई। नंबर 1 करप्शन है। और सेकंड नंबर पे स्मगलिंग है। क्योंकि डेली बेसिस पे यहाँ पे आपकी ही पाकिस्तान की अदालतों के ही रिमार्क्स हैं। तो ये करप्शन तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग भी तो आ गई ना इसमें?
देखिए मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन है और स्मगलिंग है, ये सारी चीज़ें ही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हमारे मुल्क के चीफ जस्टिस साहब के ही रिमार्क्स हैं कि हमारे मुल्क में डेली बेसिस पे $4 करोड़ जो स्मगलिंग हो रहे हैं, तो इस स्मगलिंग को रोका जाए। अच्छा, पहले लोग ये करते थे ना कि पैसे छुपा के रख लेते थे करप्शन पे। अब ये है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं और उसे आउट ऑफ कंट्री भेज रहे हैं उसे। तो आपको क्या लगता है कि हमें क्या इक़दामात करने चाहिए? हम सोल्यूशन बताएं कि पाकिस्तान को ऐसे क्या इक़दामात करने चाहिए जिससे हमारा डॉलर स्टेबल हो जाए? जैसे आपने बोला कि करप्शन को रोकनी चाहिए, और कुछ ऐड करें इसके अंदर। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके मुल्क में मईशत बेहतर हो और डॉलर नीचे आए, तो सबसे पहली चीज़ है आपको मुल्क के अंदर इस्तेकाम लाना। आपके मुल्क के अंदर मुआशी इस्तेकाम आएगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जब इलेक्शन होंगे, मुआशी इस्तेकाम इलेक्शन से ही आएगा। इलेक्शन होने के बाद फिर जो भी नई गवर्नमेंट आएगी वो अपनी हुकूमत बनाएगी। उसके बाद एक जो आपका बिज़नेस मैन है वो कुछ आपके ट्रस्ट करेगा कि चले ये आपकी हुकूमत है, 5 साल के लिए आई है। इन्वेस्टर बायर का जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगा। और अगर एक ऐसी हुकूमत आए जो आवाम की ताकत से आए। हकीकत में तो ये है कि हमारे मुल्क में आवाम की ताकत से जो है वो हुकूमत नहीं बनती, ये किसी और ताकत से बनती है। लेकिन आवाम की ताकत से अगर हुकूमत बनेगी, और दूसरी बात यह कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे। और इससे एक पाकिस्तान का ये तल्ख़ हकीकत है कि आज तक हमारे 70 साल में कभी भी किसी हुकूमत ने 5 साल पूरे नहीं किए। अच्छा, चलें, थैंक यू सो मच। अब देखें, एक तो मुद्दत पूरी करनी होगी, जो डेमोक्रेसी है वो अपनी मुद्दत पूरी करे। दूसरी बात, करप्शन पे को कंट्रोल किया जाए। तीसरा, मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल किया जाए। और जो हमारे जितने भी सिविल इदारे हैं वो उनको स्टेबिलिटी मिले, वो अपना वक्त पूरा करें और काम करें, जैसा भी करें काम करें, वक्त पूरा करें और मुल्क के लिए काम करें। और जितनी भी हमारी फ़ॉरेन रेमिटेंस हैं वो हमारे पास आएँ, फ़ॉरेन इन्वेस्टर जो हैं वो हमारे पास आएँ। हमारे मुल्क में जो नौजवान नस्ल हैं वो हमने सीखा कि भाई कम से कम हमें अपने इस मुल्क को की कदर करनी चाहिए। इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो हमें यहाँ पर ही जॉब करनी चाहिए, यहीं पे ही जॉब क्रिएट करनी चाहिए, यहीं पे ही बिज़नेस करना चाहिए और अपने मुल्क को ग्रो करवाना चाहिए इंशाल्लाह। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम अपने मुल्क को स्टेबल देखना चाहते हैं तो हमें ये सारे इक़दामात करने होंगे, फिर जाके हम इंशाल्लाह अच्छे मकाम पे नज़र आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच बासित भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अर्शद साहब, आपने हमें कीमती वक्त दिया। और इंशाल्लाह हम कभी ज़रूरत पड़ी तो हम आपसे दोबारा इंशाल्लाह इंटरव्यू लेंगे, तो आपको हमारे पास आना होगा। थैंक यू सो मच। आप आएंगे फिर हमारे पास? इंशाल्लाह ज़रूर। चलिए, थैंक यू सो मच, आपका भी शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।